ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं, उनके साथ विधायक पाला बदल चुके हैं, उसके बाद उनका डर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल भी कहा था कि छात्रों को सड़क पर निकलना चाहिए, मैं सड़क पर निकलने के लिए तैयार हूं। सोचिए, पिछले 10 सालों में तमाम नेताओं की लगातार चुप्पी रही है, सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं, सड़क पर उतरना तो दूर की बात है। अब सबसे आसान रास्ता है राजनीति का कि आप सोशल मीडिया पर आइए, एक्स पर आइए, फेसबुक पर आइए, वीडियो डाल दीजिए। ये बात जरूर है कि टीवी अखबार नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जनता आपसे रूबरू होगी, जनता को आप समझा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर कुछ और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर तेल और गैस को लेकर। आपको पता है, खुद तेल मंत्री कह रहे हैं कि 1000 करोड़ का रोज का घाटा हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप गाड़ी मत चढ़िए, सोना मत खरीदिए, आप जो है तेल मत खाइए, तमाम एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। और इसी बीच जब ये खबर आई कि रूस से तेल का एक बड़ा शिप है, जो LNG का शिप है, वो भारत सरकार नहीं ले रही है, इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है और वो कह रहे हैं कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका के दबाव में हैं, और अगर आप अमेरिका के दबाव में हैं तो फिर सरकार चलाने का मतलब क्या है, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल चूंकि पढ़े लिखे भी हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो चाहें तो खुलकर प्रधानमंत्री पर वॉर कर सकते हैं। उनके पास सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में उनकी सरकार जा चुकी है, 7 उनके विधायक जो पंजाब से थे वो जा चुके हैं, पंजाब में उनकी सरकार है। अब बीजेपी का कहना है कि बंगाल के बाद वहां उनकी नजर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर विपक्ष के तौर पे देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी के संजय सिंह जो हैं वो संसद से लेकर सड़क तक लगातार फ्रंट फुट पर खेलते रहते हैं और सरकार से आंख में आंख डालकर तीखे सवाल भी करते हैं। नतीजा आप सबने देखा है कि संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया था लीकर स्कैम में, अरविंद केजरीवाल को भी लीकर स्कैम में डाला गया था। अरविंद केजरीवाल लेकिन अब लगता है जैसे तैयारी कर चुके हैं और 2014 के लास्ट में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको अन्ना आंदोलन का नाम दिया गया था, उसके भी शिल्पकार यही अरविंद केजरीवाल थे। वैसे उसके लिए इनकी बड़ी आलोचना हो रही है कि इन्होंने ही मनमोहन सिंह सरकार को डिरेल किया और इनके वजह से ही बीजेपी आई। लेकिन बीजेपी के आने के बाद इनके लगातार साथी जो हैं, चाहे वो विश्वास हो चाहे बेदी हो, वो सब इनसे दूर होते गए। कुछ तो बीजेपी में चले गए, बीके सिंह अभी गवर्नर हैं, बेदी जो थी किरण बेदी वो भी गवर्नर थी, कुमार विश्वास जो है वो भी अब अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। कुछ इनके साथी हैं जो अभी न्यूट्रल होकर लगातार इस सरकार के भी विरोध में और वो कांग्रेस के सरकार के विरोध में थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 2 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, उससे साफ है कि वो अब आर पार के मूड में और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप देश को अमेरिका के कहने के हिसाब से चला रहे हैं तो फिर आपका प्रधानमंत्री रहने का मतलब क्या है, आप इतने दबाव में क्यों हैं। आरोप लगा रहे हैं कि तेल का मामला हो या गैस का मामला हो, हम रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकते हैं, हम ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद सकते हैं, आखिर आप अमेरिका से इतना दब क्यों गए हैं। ये वो बड़ा सवाल है जो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे सत्ता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि छात्रों को, खासकर जो नीट PG के छात्र हैं, उनको सड़कों पर निकलना चाहिए और मैं उनके साथ आंदोलन के लिए तैयार हूं। दूसरी बड़ी खबर है आज लखनऊ से, जहां प्रतीक यादव की मौत की खबर जो है वो बड़ी खबर है। अब तक पता नहीं चल पाया है, जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अखिलेश यादव जरूर उनके पोस्टमार्टम से के घर से रोते हुए निकले हैं। आपको बता दें कि प्रतीक यादव जो है वो अखिलेश यादव के जो है वो भाई लगते हैं। चूंकि अखिलेश यादव के वो भाई लगते हैं, वो दूसरी माँ से वो प्रतीक यादव हुए थे। उसके बाद उनकी शादी अपर्णा बिष्ट से हुई। अपर्णा बिष्ट अब अखिलेश यादव की पार्टी में थी, चुनाव लड़ी, हार गई। उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल लिया, अब वो बीजेपी के साथ है। लगातार इससे पहले भी विवाद हुआ था अपर्णा बिष्ट और प्रतीक यादव के बीच में, तो ये विवाद है। लेकिन अब ये मर्माहत करने वाली खबर है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है वही नीट की जो खबर है, वो और ज्यादा वायरल है। नीट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य का क्या होगा, लेकिन सवाल सिर्फ नीट का नहीं है। एक चपरासी से लेकर और तमाम वैकेंसियां जो है उसमें या तो गड़बड़ियां की जाती है, और बहुजन समाज के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही दर्दनाक है। ज्यादातर इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज तक पहुंचे हैं, जिनकी हैसियत नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद सके। एक तो पहले ही उनके लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद थे, अब धीरे धीरे वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये पेपर लीक का मसला है। पेपर लीक का मसला से साफ पता चलता है कि जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं वही अपने बच्चों को पेपर खरीद पाएंगे और पेपर दिला
पाएंगे, लेकिन सरकार से सवाल तो उठता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी एक बनाई गई है, ये कहते हैं कि एनजीओ की तरह काम करता है। जोशी जी, अभिषेक सिंह और जोशी जी जो है इसके प्रमुख है। सवाल है कि ये पेपर लीक होता क्यों, और ये अरबों खरबों का व्यापार तो नहीं है। और सवाल है कि जब पेपर लीक हुआ, आपने फिर से कहा दोबारा कराएंगे, तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले सारे एग्जाम जो है वो सरकारी स्कूल कॉलेज में होते थे, सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो है उसको मॉनिटरिंग करते थे। अब इस सारे कामों को ही एडहॉक पे दे दिया गया, टेंडर पे दे दिया गया। अब तो एग्जाम भी प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, प्राइवेट लोग जो है इनके टेंडर्स लेते हैं। अब सोचिए, जिस देश में चपरासी की नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, उस देश में बड़ी बड़ी नौकरियों के एग्जाम मैनेज आप प्राइवेट सेक्टर को देंगे, तो क्या वो पेपर नहीं बेचेंगे, क्या वहाँ गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। और क्या ये कॉमन सवाल लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, व्यवस्था के समझ में नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, ये भी अरबों खरबों का कारोबार तो नहीं है। सवाल है कि 22 लाख छात्रों का जिसने फॉर्म भरा, जिसने तैयारी की, उसमें से गरीब छात्रों का क्या होगा। वो तो पेपर खरीदने की हैसियत नहीं है उनकी। तो जिस देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं, उनके समर्थकों के लिए भी ये सवाल है कि क्या एक सरकार एक पेपर नहीं करा सकती। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, पिछले 2014 से लेकर 2026 के बीच में कहा जा रहा है कि 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं देश भर में। राज्य सरकारों के अधीन पेपर लीक हुए हैं, केंद्र नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं। नीट, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेजेज में, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें शुरुआती एमबीबीएस दाखिले के लिए पेपर की एग्जाम होता है। अब सवाल है वो मेरिटधारी लोग क्यों चुप हैं, जो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन पर सवाल उठाते हैं। वहां भी तो पेपर देना पड़ता है, एग्जाम में लिखना पड़ता है, यहाँ तो पेपर ही आउट हो जा रहा है। आप पैसा दीजिए। अब ये कौन लोग हों, कौन धन्ना सेठ है जो पेपर लीक कराते हैं, और ये बड़ा कारोबार है। बहुत जानकार बता रहे हैं कि कोचिंग माफिया भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सरकार की होगी। क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या नेशनल टेस्ट एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और सवाल है कि सिर्फ ये कह देना कि हाँ मैं अगली बार करा दूंगा, ये सही है। ऐसे तो कोई हत्या करके कह देगा कि हम अगली बार हत्या नहीं करेंगे। सवाल है कि अगर पेपर लीक होता है तो जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, क्या वो डफली बजाने के लिए हैं? क्या ये तो नहीं हो रहा है कि ऐसे तमाम जो लोग इसमें हैं वो पैसा पीटने के लिए पेपर लीक करा देते हैं? पैसा पीट लिया, कमा लिया, 100-200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए कमा लिए, अगली बार फिर पेपर करा देंगे। ये वो तमाम सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार में इन सब तरह की खबरों को जगह नहीं है, और वो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। नीट को लेकर लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने सवाल पूछा। अखिलेश यादव ने कहा है कि दोबारा एग्जाम होगा तो लीक नहीं होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। तो सब मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश की जो दुर्दशा हो रही है, और जिसका खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आप तेल मत खाइए, आप तेल गाड़ी मत चढ़िए, सोना मत खरीदिए, विदेश दौरा मत कीजिए, इसका मतलब है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है अंदर से वो ठीक नहीं है। लेकिन सवाल है कि पिछले 12 सालों में टीवी अखबार की जो जिम्मेदारी थी, जो पत्रकारिता करने की थी, जो सरकार से सवाल पूछने की थी, तमाम भ्रष्टाचार के मामले हो, पेपर लीक के मामले हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, इन सब मुद्दों से सरकार से लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। विपक्षी नेता भी लगातार डरे सहमे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का उनके पास दहशत है, वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। इक्का दुक्का नेता जो सवाल पूछते हैं वो जेल चले जाते हैं, वो टारगेट पर होते हैं। पत्रकारों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। जो पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते थे उनको कहीं ना कहीं सिस्टम से हटा दिया गया है, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अंकुश चढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, इस देश में संस्थानिक मीडिया की पहुंच घर घर तक है, संस्थानिक अखबारों की पहुंच घर घर तक है, और वो जब तक सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, मैं फाइनली कह रहा हूं कि आप कितने लोगों को जेल में डाल देंगे, आप कितने लोगों को मुंह बंद करा देंगे, लेकिन उससे समस्याएं बेहतर नहीं हो जाएगी। घाव का इलाज नहीं करेंगे तो घाव नासूर बन जाएगा, उसको आप छुपा सकते हैं। घाव जिसको हो गया उसको घर से ना निकलने दीजिए, उसको छुपा दीजिए, उससे समस्याएं नहीं हल होगी। सवाल है कि इन तमाम जो समस्याएं देश में हैं अभी फिलहाल, चाहे वो महंगाई बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता बड़ी समस्या है, जातिवाद और उभर कर अपने फन कार कर बाहर आ गया है। सोचिए, जातिवाद जो है वो चरम पर है। लगातार एससी एसटी ओबीसी से भेदभाव हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मीडिया जुडिशरी में भेदभाव हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक और मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज हैं उनको उन्होंने साफ कहा है, फिर से हलफनामा देकर कि चूंकि आपके बेटे सीबीआई के वकील तुषार मेहता के यहाँ काम करते हैं तो आप कैसे उनके खिलाफ फैसला देंगी, इसलिए मैं सत्याग्रह करता हूं और आपकी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और वो लगातार पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि यही मौका है जब सरकार से सवाल पूछा जाए।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।